हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का एनसीईआरटी का भूगोल बुक से अध्याय 3 अफवाह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो स्पेशल सीटेट क्लास 6 to 8 तथा बीपीएससी टीआरई 4.0 जिनका सब्जेक्ट भूगोल है उनके लिए बनाए गए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, दो नदी प्रणालियों द्वारा बहाव वाले क्षेत्र को जल अफवाह क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा कथन है, दुनिया का सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र गंगा नदी है। तीसरा कथन कह रहा है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जो दो जल निकासी घाटियों को अलग करता है जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। बताना है उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन गलत है। तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। पहला कथन दिया है, दो नदी प्रणालियों द्वारा बहाव वाले क्षेत्र को जल अफवाह क्षेत्र कहा जाता है, जो कि कथन गलत है। दो नदी प्रणालियों द्वारा बहाव वाले क्षेत्र को जल अफवाह क्षेत्र कहा जाता है, ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अफवाह द्रोणी कहा जाता है। तो यहाँ पे नदी प्रणाली के बारे में बात की गई है, जो कि कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन भी गलत दिख रहा है। लिखा है कि दुनिया का सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र गंगा नदी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र अमेजन नदी है। ठीक है, तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। बात करें वहीं पे कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जो दो जल निकासी घाटियों को अलग करता है जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, तो ये कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जल विभाजक दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे ये जल विभाजक का एक पिक्चर है, जो यहाँ पे देखेंगे कि एक धारा ये बह रही है, धारा भी इधर बह रहा है, और बीच में एक ये ऐसा कुछ है जो कि दोनों को क्या करे, दो नदियों को अलग कर रहा है। तो इसे कहा जाता है जल विभाजक। ठीक है, कोई ऐसा क्षेत्र जो दो नदियों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, इसे कहा जाता है जल विभाजक। ठीक है, तो ये दो ऊंचा क्षेत्र होता है जो कि जल को क्या करता है, विभाजन करता है, दो भागों में बांटता है, तो इसे कहा जाता है जल विभाजन क्षेत्र। तो तीसरा कथन सही है। पूछा था कौन सा गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 यहाँ पे गलत है, तीसरा कथन सही है। राइट, चलिए अगला सवाल की तरफ। तो अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं व्याख्या के रूप में। पहले कहता है, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अफवाह द्रोणी कहते हैं। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे एक पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से क्या करती हैं, अलग करती हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अफवाह द्रोणी अमेजन नदी का है, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि हिमालय की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं। ठीक है, मौसमी मतलब होता है ना कि मौसम के अनुसार, है ना। देखेंगे कि हमारे गाँव की तरफ देखेंगे, जाएंगे तो पता चलेगा कि जब बरसात होता है तो नदी में पानी तेज़ हो जाता है, बहाव तेज़ हो जाता है, यानी कि उसका जो अफवाह तंत्र है वो बढ़ जाता है। और जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो देखेंगे कि पानी सूख जाता है ना। तो ऐसे नदियों को मौसमी नदियाँ कही जाती हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि हिमालय की जो अधिकांश नदियाँ हैं, जो हमारे हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, क्या वो सभी मौसमी हैं, अधिकांश नदियाँ। दूसरा कथन कह रहा है कि मध्य और निचले बहाव में ये नदियाँ घुमावदार और गोखुर आकार की झीलें बनाती हैं। ठीक है, गोखुर आकार की झीलें बनाती हैं। और तीसरा कथन है कि उन्होंने अच्छी तरह से डेल्टाओं का विकसित किया है। बताना है उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। पहला कथन दे रखा है कि हिमालय की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं। तो जैसा कि हमने शुरू में समझा दिया था कि मौसमी क्या है, तो इससे पता चल गया होगा कि कथन गलत होगा। ठीक है, क्योंकि ये नदियाँ जो होती हैं 12 मासी होती हैं। 12 मासी मतलब कि सालों भर इसमें देखेंगे इस नदियों में पानी रहती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि एक तो जो पहाड़ों पर जो पर्वत जो बर्फ़ होता है वो पिघलता रहता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इसमें साल भर पानी रहती है। साथ साथ में देखेंगे कि जब मानसून आता है तो उसमें भी पानी, उसमें बहाव और तेज़ हो जाता है। तो इस तरह से देखेंगे कि यह जो हिमालय से जो नदी, अधिकांश नदियाँ जो निकलती हैं उसमें पानी प्रवाहित होते रहता है। ठीक है, तो ये कथन गलत हो जा रहा है यहाँ पे पहला। दूसरा कह रहा है कि मध्य और निचले बहाव में ये नदियाँ घुमावदार और गोखुर आकार की झीलें बनाती हैं। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। देखेंगे कि जब अधिक हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं ना, तो निचले बहाव में आते आते क्या करती है कि नदियाँ जो घुमावदार रूप ले लेती हैं और गोखुर आकार की झीलें का निर्माण करती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला आकृति है ना, ये नदियाँ यहाँ से जो मान लेते हैं, यहाँ से ये उद्गम हुआ, यहाँ से
इस नदी से निकलते आ रही हैं। तो यहाँ से देखें कुछ और दूसरा भी नदी इलाके से मिलती जा रही हैं। ठीक है, और ये विसर्प का ये जो इस तरह का आकार लेती है इसे विसर्प नदी कहा जाता है। कहीं आपको देखने को मिलेगा भी कि विसर्प क्या होता है, ये वाला जो देखें सांप की तरह, तो इसीलिए कहा जाता है इसे विसर्प नदियाँ। ठीक है, अब जब ये समतल दरिया में आती है तो होता है क्या, यहाँ पे देखेंगे ये देखिए गोखुर झिलके से जिसे होता है ना गाय का जो खूर होता है तो उस तरीके का कुछ आकृति बन जाती है, तो इसे कहा जाता है गोखुर झील। ठीक है, और यहाँ पे ला करके जब अंतिम में जब मुहाना होता है जहाँ पे दो नदियाँ जब नदियाँ बड़े जल स्रोतों से जब मिलती हैं तो उसे डेल्टा कहा जाता है, मतलब मुहाना कहा जाता है। तो उससे पहले यहाँ पे देखेंगे कि नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है, जहाँ पे देखेंगे कि समतल एरिया होता है, तो अपने साथ जो भी गाद वगैरह लेकर के आती है ना तेज़ गति से, तो लेते आते हुए जब आती हैं तो यहाँ पे जब समतल एरिया में पहुँचती है तो इसके पास जो गति होता है ना, बल होता है, वो ताकत जो होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे देखेंगे इसके साथ जो भी कंकड़ पत्थर वालों जो भी कोई अपने अवसादों को लेकर के आती हैं तो छोड़ देती हैं, जिससे क्या हो जाता है कि एक परत परत दर परत जमा हो जाता है, ऊंचा स्थान बन जाता है, जिसे एक डेल्टा के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही है डेल्टा। तो आई थिंक समझ में आया होगा। तो ये यहाँ पे देखेंगे कि मध्य और निचले बहाव में ये नदियाँ घुमावदार और गोखुर आकार की झीलें बनाती हैं। तो देखेंगे यहाँ पे है ना कि यहाँ पे मध्य आकार में आकर के इधर से आ रही है, इधर से आ रही, तो गोखुर झीलें बनाती हैं, मध्य में है। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आया होगा कि आई थिंक कि पर दूसरा कथन बिल्कुल क्या यहाँ पे सही है। तीसरा कह रहा है कि उन्होंने अच्छी तरह से डेल्टाओं का विकसित किया है। बिल्कुल ये भी कथन यहाँ पे सही है कि जितने भी हिमालय से निकली हुई नदियाँ हैं तो अधिकांश आकर के देखेंगे कि ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, क्योंकि तेज तीव्र ढलान से निकल करके देखेंगे जब समतल मैदानों पहुँचती हैं तो डेल्टा का निर्माण करती हैं मुहाना में मिलने से पहले, नदी यानी कि बड़े सब जल स्रोतों से मिलने से पहले यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो तीसरा कथन भी सही है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 और 3 सी ऑप्शन। ठीक है, आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या भी देख ही लेते हैं। हिमालय की अधिकांश नदियाँ बारहमासी हैं, जो हमने समझा दिया है पहले ही। इसका मतलब है कि इनमें साल भर पानी रहता है। ये नदियाँ बारिश के साथ साथ ऊंचे पहाड़ों से पिघली बर्फ से पानी प्राप्त करती हैं। मध्य और निचले बहाव में ये नदियाँ बाढ़ के मैदानों में घुमावदार गोखूर आकार की झीलें और कई अन्य अपभ्रंश आकृति बनाती हैं। वे अच्छी तरह से विकसित डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, घुमावदार मतलब समझ में आ रहा है ना, ये घुमावदार देखेंगे कि ये घुमावदार इस तरह से बना रही हैं, है ना, यही चीज़ कह रहा है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब अगला सवाल है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भागीरथी उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती हैं। ठीक है, पहला कथन है कि भागीरथी जो है उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती हैं, जबकि दूसरा कथन कह रहा है कि नेपाल हिमालय से घाघरा गंडक और कोसी निकलती हैं, जबकि तीसरा कथन है कि हरिद्वार में गंगा मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं। बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो पहले तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि भागीरथी जो है वो उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से निकलती हैं, सॉरी मतलब कि मिलती हैं। ठीक है, भागीरथी जो है उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती हैं और यहीं से देखेंगे कि इसका नाम जो है वो गंगा कहलाती हैं। ठीक है, तो गंगा का जो पूरा कह सकते हैं पहले इसका भागीरथी होता है और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती हैं तो फिर यहाँ से लोग इसे गंगा के नाम से जानते हैं। तो पहला कथन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, बात करें सेकेंड ऑप्शन के बारे में, कथन के बारे में दिया है कि नेपाल हिमालय से घाघरा गंडक और कोसी निकलती हैं। तो ये भी कथन सही है कि नेपाल में जो हिमालय वाला क्षेत्र है ना, वहाँ से घाघरा गंडक और कोसी ये तीनों नदियाँ नेपाल हिमालय से ही निकलती हैं। तो ये भी कथन सही है। नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इस सब के बारे में हमने पिछला वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और वहाँ पे बताया है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे तो उसे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसको चलिए मैप पर दिखा देते हैं कि नेपाल जो में हिमालय से घाघरा गंडक और कोसी जो है वो कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती हैं। चलिए इसको मैप पर दिखाते हैं। जब मैप पर देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये नेपाल है ना, ये नेपाल दिख रहा होगा। तो यहीं से देखेंगे कि देखिए ये वाला जो है गंडक है, ये आपका ये घाघरा हुआ, ये ना ये घाघरा है। ठीक है, ये घाघरा नदी हुआ, ये आपका गंडक नदी और ये कोसी नदी। तो देखेंगे ये तीनों नदियाँ नेपाल हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, देख रहे होंगे ना, ये है ना घाघरा और ये है गंडक और ये है कोसी, और ये तीनों नदियाँ फिर फाइनली ला करके देखेंगे कि बिहार में आकर के गंगा नदी से मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। और इधर से ये सोन नदी जो आती है अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश में है, और यहाँ से निकल कर ये भी लाकर गंगा में फाइनली मिल जाती हैं। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि गंगा नदी की ऐसे फाइनली सभी सहायक नदी हैं। गंगा की सहायक नदी में शारदा नदी है, घाघरा नदी है, गंडक है, कोसी है। ठीक है, इधर से आपका कौन सा आ रहा था, सोन नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है, यमुनोत्री से जो यमुना नदी आ रही हैं।
ठीक है। और यमुना का फिर चंबल नदी, बेतवा नदी की, यहाँ पे एक और नदी केन नदी है, तो ये सभी देखेंगे कि सभी यमुना नदी की सहायक नदी है। और यमुना फिर फाइनली गंगा नदी में मिल जाती हैं। ठीक है। और यमुना कहाँ से निकलती हैं? यमुनोत्री से निकलती हैं, जबकि गंगा गंगोत्री से निकलती हैं। ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं सवाल पर। तो दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि हरिद्वार में गंगा मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं। तो बिल्कुल सही है कि हरिद्वार में जब आता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, माफ़ कीजिएगा, ये उत्तराखंड में है ना। हरिद्वार में जो मिल रही है कि हरिद्वार कह सकते हैं कि उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही। उपयुक्त में से सभी सही है यहाँ पे। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही है देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम जो स्थान है, एक इसका एक दृश्य है यहाँ पे। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेने से पहले थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। गंगा की उद्गम नदी भागीरथी है, जिसे गंगोत्री ग्लेशियर से जल प्राप्त होता है, और उत्तराखंड के देवप्रयाग में यह अलकनंदा से मिल जाती है। हरिद्वार में गंगा पहाड़ों से मैदानों की ओर निकलती हैं। नेपाल हिमालय से घाघरा, गंडक, कोसी निकलती हैं। ये वही नदियाँ हैं जो हर साल उत्तरी मैदानी भागों में बाढ़ लाती हैं। यानी कि देखेंगे उत्तरी मैदान मतलब कह सकते हैं कि नेपाल का निचला हिस्सा और बिहार का जो है, जो कह सकते हैं बिहार को देखेंगे कि गंगा दो भागों में विभाजित करती हैं। तो उत्तर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे, उस एरिया में ये बाढ़ लाती हैं ये सभी नदियाँ, जिससे जान माल की व्यापक क्षति होती हैं। जबकि ये कृषि उपयोग के लिए मिट्टी की समृद्धि करती हैं, क्योंकि देखिए वहाँ पे नई नई मिट्टियाँ लेकर के आती हैं, तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती हैं वो काफ़ी उपजाऊ होती हैं। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है चंबल, दूसरा है घाघरा, तीसरा है बेतवा, चौथा है गंडक और पांचवा है सोन। बस पूछ रहा है आपसे कि गंगा नदी की उपर्युक्त सहायक नदियों में से कौन सी अर्ध शुष्क क्षेत्रों से बहती हैं। अर्ध शुष्क मतलब क्या हुआ कि नदियाँ मतलब कह सकते हैं कि सालों भर अपवाहित नहीं होती हैं, या फिर कम वहाँ पे अफवाह होता है। ठीक है। सालों भर यानी कि 12 मासी नदियाँ नहीं हैं। तो हमें ये पता करना है फाइनली। सिंपल सा क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि चंबल, घाघरा, बेतवा, गंडक और सोन, ये सभी नदियाँ कहते हैं, हमें पता चल जाए कि ये कहाँ से निकलती हैं। अगर हिमालय से निकलती होंगी तो ये 12 मासी होंगी, और अगर दी हिमालय से नहीं निकल रही होंगी, प्रायद्वीपीय पठार वगैरह से निकल रही होंगी, तो ये फिर अर्ध शुष्क क्षेत्रों से बहती होंगी। ठीक है। तो देखिए चंबल है, तो यहाँ पे देखेंगे जो चंबल है ना, चंबल ये आपका हिमालय से तो नहीं निकलती। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अर्ध शुष्क वाला। ठीक है। घाघरा निकलती हैं, अभी तो हमने देखा वहाँ पे। बेतवा भी देखेंगे नहीं निकलता है, केन बेतवा जो देखेंगे कि ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। ठीक है। जा करके फाइनली किसे मिलती है? चंबल में मिलती है। ठीक है, यमुना में मिलती है। ठीक है। तो ये नहीं होगा। गंडक फिर ठीक है, गंडक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। गंडक देखेंगे कि जैसे था ना, घाघरा था, गंडक था, कोसी था, ये सभी नेपाल हिमालय से निकलती थी, 12 मासी है, तो ये भी ठीक है। लेकिन सोन फिर अमरकंटक से निकलती हैं, तो ये भी अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बहती हैं कह सकते हैं। तो 1, 2 और 5 जो है ये आपका हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 1, 3, 5 जो है यहाँ पे वो क्या है, ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बहती हैं। ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। हिमालय की कई सहायक नदियों द्वारा गंगा जुड़ती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे कि यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। यमुना नदी हिमालय में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। मुख्य सहायक नदियां जो कि प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आती हैं, चंबल, बेतवा और सोन हैं। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। कौन कौन देखिए ना, जो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आती हैं, चंबल है, बेतवा है, सोन है, इसमें केन भी आएगा। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं, छोटे बहाव क्षेत्र वाली जो होती हैं और इनमें ज़्यादा पानी नहीं होती हैं। ठीक है। इसे ही अर्ध शुष्क हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना था। अगर ये आपको पता होता कि कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पे हिमालय से निकल रही हैं, तो आसानी से इसका आंसर आप दे पाते। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्रदूषण का प्रभावी उन्मूलन। दूसरा कथन है कि गंगा नदी का संरक्षण और कायाकल्प। बताना है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है। नमामि गंगे कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपको बताना है। दोनों है, एक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखना है कि नमामि गंगे कार्यक्रम जो 2014 में आया था। ठीक है। तो इसका दोनों उद्देश्य है कि प्रदूषण को प्रभावी उन्मूलन यानी कि प्रदूषण मुक्त करना है, और गंगा नदी का संरक्षण भी करना है, उसका कायाकल्प करना है, यानी उसको एक नया मतलब कह सकते हैं कि उसको रूप देना है। ठीक है। यानी उसको कह सकते हैं कि साफ़ सफाई पूरे जोर से करना है, उसका एक नया जैसे होता है ना, काया मतलब क्या होता है, शरीर होता है, तो उसको चेंज करना, उसको परिवर्तित करना, जो गंदगी उसे सब पूरे साफ करना है ना। तो इस कह सकते हैं दोनों कथन यहाँ पे सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। व्याख्या देख लेते हैं।
क्या कह रहा है कि नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण संरक्षण और कायाकल्प के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में स्वीकृत एवं एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, गोदावरी नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके बारे में? गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी के बारे में बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है गलत है, ये पूछ रहा है आपसे। तो पहला कथन है कि इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर बहती हैं। तीसरा है कि इसकी कुछ सहायक नदियों में पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा शामिल है। बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में। पहला कथन दिया है इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल कथन सही है। ठीक है, ध्यान रखना है कि गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कथन में दिया है कि यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के बहती हैं, ये भी कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान रखना है कि गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के बहती हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि गोदावरी जो है ना, ये गोदावरी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो नासिक से निकलती है। नासिक के पास एक जगह का नाम है त्र्यंबकेश्वर। क्या है? त्र्यंबकेश्वर नाम का जगह है, वहीं से निकलती हैं गोदावरी नदी। और फाइनली जाकर देखें बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपने आप को विसर्जित कर देती हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि गोदावरी नदी दक्षिण गंगा नाम से भी जाना जाता है और ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं खुद को। और कहाँ से निकलती हैं? तो ये नासिक में एक जगह है त्र्यंबकेश्वर, वहीं से निकलती हैं। और आगे दिया है इसकी कुछ सहायक नदियों में पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा शामिल है। तो ये भी कथन सही है। ध्यान रखना है महाराष्ट्र में ये गोदावरी नदी की जो है ये सभी नदियाँ सहायक नदियाँ हैं, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। वहीं बात करें इसकी लंबाई के बारे में तो ये गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। ठीक है, गंगा का कितना था? गंगा का था 2525 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तीनों कथन सही है ना, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं, ज़रूरी है। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है, यानी कि त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ये याद रखना है आपको मेनली। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका बेसिन महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में लगभग 50% बेसिन इसी क्षेत्र में महाराष्ट्र में स्थित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो गोदावरी है उसका सब बेसिन जो है कि जिसका ज़्यादा क्षेत्र जो फैला हुआ है वो 50% जो है वो कवर करता है महाराष्ट्र के लिए। ये सब मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी कई सहायक नदियों से जुड़ी हुई है, जैसे कि पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। ठीक है, अंतिम 3 सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं। इसकी विस्तृत लंबाई और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल आ सकता है कि दक्षिण गंगा क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इसका जो विस्तार है, लंबाई है इसका थोड़ा सा, उसी की वजह से इसे दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कावेरी नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती हैं या बहती हैं। सेकेंड कथन है कोयना, घाटपर्वा, मूसी और भीमा कावेरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तीसरा कथन है कि कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी से निकलती हैं। बताना है कौन सा कथन गलत है। तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। पहला कथन कह रहा है कि कावेरी नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती हैं। ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि देखें कावेरी नदी कहाँ से निकलती हैं? कर्नाटक से निकलती हैं, तो यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कर्नाटक के ऊपर महाराष्ट्र है, तो मतलब यहाँ पे सिंपल समझिए कि कावेरी नदी के बारे में नहीं, ये कृष्णा नदी के बारे में बताया है। ठीक है, कि जो कृष्णा नदी है ना उसका जो देखेंगे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर के बहती हैं। ये कावेरी के बारे में ये कथन गलत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। वहीं बात करें ये कावेरी नदी के बारे में, तो ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है, और मतलब कि कह सकते हैं वहाँ से निकली है जा करके फाइनली बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो पहला कथन गलत है। सेकेंड कथन है कि कोयना, घाटपर्वा, मूसी और भीमा कावेरी की प्रमुख सहायक नदी है, तो ये भी कथन गलत है। कोयना, घाटपर्वा, मूसी और भीमा जो है ना, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ध्यान रखना है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और कृष्णा नदी निकलती कहाँ से है? तो ये महाबलेश्वर के निकट से निकलती हैं। ठीक है, कृष्णा नदी, ये ध्यान रखना है, जो कि महाराष्ट्र में ही है, जबकि कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है। ठीक है,
और तीसरा कथन कह रहा है कि कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी क्षेत्र से श्रेणी से निकलती हैं, तो ये कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तीसरा कथन सही है। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे कि तीसरा कथन सही है कि कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी क्षेत्र से श्रेणी से निकलती हैं, जबकि हमने कहा कि कृष्णा जो है वो महाबलेश्वर से निकलती है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, और त्रंबकेश्वर से निकल रही थी कौन सी नदियाँ? गोदावरी नदी निकल रही थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे। वहीं बात करें कावेरी नदी की जो लंबाई है ना, कावेरी नदी की लंबाई अगर पूछ लिया जाए कि कावेरी नदी की लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखना है कावेरी नदी की लंबाई है 760 किलोमीटर। ठीक है, वहीं बात करें कृष्णा नदी जो कि महाबलेश्वर से निकलती है, इसका जो लंबाई है, इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। ठीक है, वहीं हमने बात किया था गोदावरी के बारे में, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, इसकी लंबाई है लगभग 1500 किलोमीटर। वहीं बात करें गंगा की लंबाई, तो गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखना है, गंगा गंगोत्री से निकलती हैं, गोदावरी जो है आपका ये त्रंबकेश्वर से निकलती हैं, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती हैं, कावेरी आपका ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती हैं। ठीक है, तो ये इतनी बातों का यहाँ पे फिलहाल ध्यान रखना है। देख लेते हैं यहाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, उपयुक्त में से सभी। माफ़ कीजिएगा, एक और दो गलत था ना यहाँ पे, एक और दो गलत था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा था कौन गलत है, तो एक और दो गलत है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, एक और दो गलत है, तीसरा सही है। व्याख्या देख लीजिए, वही चीज़ है जो हमने बता रखा है यहाँ पे कि महाबलेश्वर के पास एक झरने से निकलकर कृष्णा नदी लगभग 1400 किलोमीटर तक बहती है। यहाँ पे मैंने कुछ गलत बता दिया था क्या? हाँ ठीक है, 1400। और बंगाल की खाड़ी तक पहुँचती हैं। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। इसका जल निकासी बेसिन महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश द्वारा साझा किया जाता है। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी क्षेत्र से श्रेणी से निकलती हैं और यह तमिलनाडु के रास्ते दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? तमरावती है, भवानी है, हेमावती है, काबिनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसका? ये कावेरी का। इसका बेसिन जो है वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। राइट, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब यहाँ से इजी सवाल मिलेंगे आपको। वुलर झील निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है? वुलर झील निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर? आसान सा सवाल है, सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला सवाल है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी, पश्चिम घाट के ढलान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक से, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। ठीक है, जो कि देखेंगे कि अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। ठीक है, और ये देखेंगे कि ये जो है ना नदी, नर्मदा नदी, तो ऊपर देखेंगे कि सतपुड़ा है और इसके नीचे है, माफ़ कीजिएगा, ऊपर में है विंध्या और नीचे है सतपुड़ा। इसी के बीच से भ्रंश घाटी में होते हुए बहती हैं और जाकर के अरब सागर में अपने आप को विसर्जित करती हैं। ठीक, तो बी ऑप्शन सही है। ब्रह्मगिरी से हमने देखा था, वहाँ पे कावेरी नदी नदी निकल रही थी, है ना। चलिए अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? बताना है, निम्नांकित में से कौन सी लवणीय जल वाला झील है? सांभर, वुलर, डल या फिर गोविंद सागर? तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सांभर। सांभर जो है वो लवणीय जल वाली झील है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी वुलर, डल और गोविंद सागर क्या होगा? ये लवणीय जल वाली झील नहीं है। अगला सवाल, निम्नांकित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? बताना है, निम्नांकित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या महानदी? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। इसीलिए इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, जिसकी कुल लंबाई कितना है? 1500 किलोमीटर। अगला सवाल है, निम्नांकित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं? दामोदर, कृष्णा, तुंगभद्रा या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी देखेंगे कि यहाँ पे भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। ठीक है, इस बार एक तापी नदी भी देखेंगे कि वो भी भ्रंश घाटी से बहती हैं। एक आपका जो नर्मदा है वो भी भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ठीक, अगला सवाल है, नदी या धारा जो बड़ी नदी या झील में जाकर मिलती हैं कहलाती हैं? सवाल है, नदी या धारा जो बड़ी नदी या झील में जाकर के मिलती हैं कहलाती हैं? वितरिकाएँ या फिर सहायक नदियाँ या फिर ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं?
देखिए कन्फ्यूजन वाला सवाल है, हो सकता है इसका आंसर आप सी टिक करें, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा सहायक नदियाँ। ठीक है, क्या बोल रहा है, नदी या धारा जो बड़ी नदी या झील में जाकर के मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि कोई नदी आ रही है और यहाँ पे कोई बड़ी सी नदी है या कोई झील है तो उसमें जाकर के मिल जाती हैं, तो इसी नदी को हम क्या कहेंगे, सहायक नदी कहेंगे। इसका सहायक नदी होगा ना, तो यही चीज़ है यहाँ पे क्या कहलाएंगी, सहायक नदियाँ। वितरिकाएँ क्या है, तो ध्यान रखिएगा जब कोई नदियाँ कई भागों में जब बट जाती हैं तो इसे वितरिकाएँ कहते हैं। जब कोई प्रमुख नदियाँ कई भागों में बट जाती हैं तो उसे वितरिकाएँ कहते हैं। ठीक है, वितरण, वितरण मतलब बांटना, कई हिस्सों में बट जाना ही क्या है, वितरिका है। ठीक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो 13 का बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, गंगा नदी के उद्गम स्थल को किस नाम से जानते हैं, मानसरोवर झील, अलकनंदा, गंगोत्री हिमानी या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा गंगोत्री हिमानी, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन प्राकृतिक झील है, चिल्का झील, हीराकुंड झील, गोविंद सागर झील या इनमें से कोई नहीं। तो आई थिंक आपको पता होगा, इजी क्वेश्चन सा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिल्का झील। बाकी हीराकुंड और गोविंद सागर झील क्या है, एक मानव निर्मित झील है। ठीक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा चिल्का झील, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, कमेंट कीजिए मुझे कि चिल्का झील किस राज्य में है। ठीक है, अगला सवाल है, खारे पानी का झील जो भारत में स्थित है, खारे पानी का झील जो भारत में स्थित है, बुलर झील, चिल्का झील, डल झील या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चिल्का झील, चिल्का झील जो है वो खारे पानी का झील है। अगला सवाल है, कौन सी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती हैं, कौन सी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती हैं, गोदावरी, नर्मदा, कोसी या इनमें से कोई नहीं। आसान सा है, गोदावरी कहाँ से निकलती हैं, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, नर्मदा अमरकंटक से निकलती हैं, जबकि कोसी कहाँ से निकलती हैं, नेपाल से में हिमालय से निकलती हैं। कोसी था, गंडक था, है ना, और घाघरा था, है ना। ये तीनों नदियाँ देखेंगे, घाघरा, गंडक और कोसी, ये तीनों नदियाँ देख रहे थे कि नेपाल हिमालय से निकल रही थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कोसी। अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो, जमुना, भागीरथी या फिर कृष्णा। इसका सही आंसर हो जाएगा सांगपो। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे, सांगपो कहा जाता है। जबकि जमुना, बांग्लादेश में जब ये नदियाँ पहुँचती हैं तो इसे जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाकी कृष्णा और भागीरथी तो बिल्कुल अलग है। ठीक है, भागीरथी को आगे जाकर के गंगा हम कहते हैं, कृष्णा तो ये कर्नाटक महाराष्ट्र से निकलती हैं। ठीक है, महाबलेश्वर से। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पे सांगपो कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये नदी है, यहाँ से निकलती है, कहाँ से, मानसरोवर से झील से निकलती है ये नदी सांगपो। देखिए सांगपो लिखा हुआ है तिब्बत में, और ये नदी यहाँ से प्रवेश करती है दिहांग। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। जैसे ही ये असम में प्रवेश करती है जिसे अरुणाचल, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। और इसके बाद फिर जैसे ये प्रवेश करती है कहाँ पे, बांग्लादेश में, जिसे जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, और गंगा को यहाँ पे पद्मा के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ सब बातें ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सांगपो। जमुना कहाँ पे जानेंगे इसे, जमुना जाना जाएगा बांग्लादेश में। ठीक, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा या नर्मदा। आसान सा सवाल है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जो कि 2525 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, गोदावरी की लंबाई कितना है, 1500 किलोमीटर। वहीं बात करें ब्रह्मपुत्र के बारे में तो इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जबकि गोदावरी का 1500 किलोमीटर है। ठीक है, वहीं पे गंगा का 2525 किलोमीटर है। ठीक है, वहीं बात करें नर्मदा के बारे में तो इसकी लंबाई है 1300 किलोमीटर। ठीक है, और कौन सा छूट रहा है, ये आपका एक सिंधु छूट रहा है ना, सिंधु इम्पोर्टेंट है। सिंधु नदी की कुल लंबाई है, इसका भी 2900 किलोमीटर के अराउंड देखने को मिलता है। ठीक है, और कौन सी नदी छूट रही है आपका, कावेरी का तो हमने बता दिया था, लगभग 700 750 के आसपास है। ठीक है, और कौन सा छूट रहा है आपका, आपका महानदी एक है इम्पोर्टेंट। ठीक है, महानदी, महानदी की कुल लंबाई है 855। ठीक है, 855 किलोमीटर। तो इतना नदी का फिलहाल आपको याद रखिए। एक नदी और याद रख सकते हैं, तापी नदी। तो तापी नदी की कुल लंबाई है 792 किलोमीटर।
ठीक है, चलिए इतना नदी याद कीजिए फिलहाल। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, लोकटक झील किस राज्य में है? लोकटक झील किस राज्य में देखने को मिलेगा? मिजोरम में, मणिपुर में, नागालैंड में या फिर मेघालय में? देखिए ये खूबसूरत सा दृश्य लोकटक झील का, निहार सकते हैं इसको, कितना खूबसूरत देखने में लग रहा है ना। तो ये है लोकटक झील। बताना है ये किस राज्य में है। खूबसूरत तो है लेकिन बताना है कि ये किस राज्य में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में है। और ये पता है क्यों प्रसिद्ध है? ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, समझ में आया? ये क्या है ना, ये जो यहाँ पे देखेंगे जो है चीज़ें यहाँ पे क्या हो रही हैं कि सतह पर तैरते हुए वनस्पतियाँ और मिट्टी से बने जो द्वीप होते हैं वो प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल लेते हैं, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1959 में, 1960 में या 1950 में या 1949 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1960 में, जिसके तहत 20% जल भारत को मिलता है सिंधु जल का। ठीक है, सिंधु जल जो अफवाह क्षेत्र है ना, उसका 20% जो हिस्सा है वो भारत को प्राप्त है, जबकि 80% जल उसका पाकिस्तान को मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। अगला सवाल लेते हैं, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, ठीक, जबकि बांग्लादेश में कहा जाता है दिहांग, सांगपो, जमुना या तीस्ता। तो क्या कहा जाता है? याद कीजिए, सांगपो। और माफ़ कीजिएगा, सांगपो। तो इसे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है जमुना। क्या कहा जाता है बांग्लादेश में? जमुना कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए किसके द्वारा नमामि देवी नर्मदे, ठीक है, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए किसके द्वारा नमामि देवी नर्मदे नामक योजना शुरू किया गया है? भारत सरकार, नीति आयोग, मध्य प्रदेश या गुजरात के द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। एक्चुअली में नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे जो है वो नामक योजना शुरुआत किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है, क्योंकि इसका जो अफवाह क्षेत्र देखेंगे ज़्यादातर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है, यह किस नदी पर बनाया गया है? और ये भी साथ ही बताइए कि ये किस राज्य में है? गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा या कावेरी? सही आंसर हो जाएगा कावेरी। ठीक है, बी ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है और यह कावेरी नदी पर बनाया गया है, जो कि कर्नाटक में है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं, जो कि अंतिम सवाल भी है इसका। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, सत्य नहीं। ठीक है, तो पहले हम लोग सत्य ढूंढते हैं कौन सा है। 4 में से 3 तो सत्य होंगे, तो सत्य को ढूंढना जाए पहले। तो कह रहा है पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है। ठीक, सही है, लेकिन इसका 87% जल अलवणीय है। ये कथन गलत है। 71% भाग जल से ढका तो है, लेकिन 87% जल अवलवणीय नहीं है। 97% जल ना अलवणीय है, अर्थात खारा कह सकते हैं। तो पहला कथन ही गलत दिखा। ठीक है, बाकी भी चेक कर लेते हैं। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जो बड़े आकार के वाली जो झील होते हैं उसे समुद्र कहते हैं, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, बड़े आकार वाली झीलों को क्या कहा जाता है? समुद्र कहा जाता है। ठीक है, जैसे कैस्पियन सागर हो गया है ना, काला सागर हो गया, तो ये सब ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन में क्या दे रखा है कि एक नदी बाढ़ वाले क्षेत्र में कटकर गोकुल झील का निर्माण करती है। एक नदी बाढ़ वाले क्षेत्र में कटकर गोकुल झील का निर्माण करती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और डी में कह रहा है कि गंगा एक्शन प्लान 1985 में आरंभ हुआ था, तो ये भी कथन सही है कि गंगा एक्शन प्लान जो है वो 1985 में लाया गया था। ठीक है, शुरुआत की गई थी, तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? पहला कथन ही गलत है, बाकी सभी सही है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिसे जानना जरूरी है, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा अफवाह द्रोणी अमेजन नदी का है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपसे सवाल पूछा है कि भारत में किस नदी का अफवाह द्रोणी सबसे अधिक बड़ी है, तो क्या बताना है आपको? गंगा नदी। ठीक है, गंगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है, इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र का प्रदान की जाती हैं। अब यहाँ पे बोला है ज्ञात कीजिए भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है?
ठीक है। तो यहाँ बताना है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो याद रखिएगा कुंचिकल जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है, ये सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, कौन सा? कुंचिकल। ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात जो कि कर्नाटक में ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी इसको भी ध्यान रखिएगा, मैंने वैसे बता दिया है कि बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कि कैस्पियन हो गया, मृत सागर हो गया, अरल सागर हो गया, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल जो कि अंतिम सवाल आपके साथ हम डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट सवाल दिया हुआ है कि भारत की कुछ झीलें के यहाँ पे नाम दिया गया है और बताना है इसमें से कौन प्राकृतिक है, कौन मानव निर्मित है। अक्सर पूछ लिया जाता है सवालों में कि बताना है इसमें इनमें से कौन सा प्राकृतिक झील है और कौन सा मानव निर्मित झील है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे झीलों का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे आपका होमवर्क रहेगा कि ये सभी झील किस किस राज्य में है, कौन कौन राज्यों में देखने को मिलेगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ज़रूर कीजिएगा मेरे लिए। ठीक है, एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर आपको 1 नंबर का फ़ायदा होने वाला है, लेकिन मेरे खातिर ही कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और जाकर के घर में प्रैक्टिस कीजिए कि ये किस राज्य में है। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो इसको ज़रूर नोट कीजिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहला वुलर झील के बारे में। तो हम जो प्लस का साइन लगाएंगे ना वो प्राकृतिक झील होगा और जो माइनस लगाएंगे वो मानव निर्मित होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा वुलर झील, ये प्राकृतिक है। ठीक है, नैनीताल भी प्राकृतिक है। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे गोविंद सागर, ये हमारा मानव निर्मित है। बारह पानी देखेंगे, ये हमारा जो है ना ये है मानव निर्मित। ठीक, मतलब प्राकृतिक है ये। ठीक है, इस बात सांभर देखेंगे तो सांभर भी हमारा क्या है, प्राकृतिक है। निजाम सागर जो है ना ये मानव निर्मित है। नागार्जुन सागर भी मानव निर्मित है। डल झील क्या है, डल झील देखेंगे प्राकृतिक है। भीमताल भी प्राकृतिक है। लोकटक तो खैर है ही प्राकृतिक। ठीक है, ये बार चिल्का भी प्राकृतिक है। राणा प्रताप सागर, ठीक है, राणा प्रताप सागर बताइए क्या है ये, तो ध्यान रखना है राणा प्रताप सागर ये क्या है, ये मानव निर्मित झील है। जबकि पुलिकट झील क्या है, तो ध्यान रखना है पुलिकट झील जो है ना आपका ये क्या है, ये आपका ये है मानव प्राकृतिक झील है। ठीक है, और हीराकुंड जो है ना ये है आपका मानव निर्मित। ठीक है, तो जो प्लस वाली साइन है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, जो प्लस वाली साइन है वो है आपका यहाँ पे प्राकृतिक, प्राकृतिक। जो कि माइनस वाला साइन जो दिख रहा है वो क्या है, मानव निर्मित। ठीक है, बाकी कुछ सवाल छूटे होंगे तो जब फिर हम कंबाइन सब मिला करके जब हम एमसीक्यू करेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी दोस्तों के भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।